हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं सभी का फ्यूचर सॉफ्टवेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस इन्वायरमेंट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, चैप्टर में ही लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इन्वायरमेंट, और ये जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस इन्वायरमेंट ही है। तो इसका आज हम लोग बेसिक समझने वाले हैं बेसिकली। इससे पहले मैंने इंग्लिश पर वीडियो मैंने बनाया है। इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर, दो चैप्टर्स को मैंने क्लियर किया है सिंगल वीडियो में। एक ही वीडियो में मैंने दो चैप्टर्स क्लियर किए हैं। उस वीडियो को पहले आप जाकर देख लीजिएगा। और इससे पहले मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको क्लियर किया है, आधा कंप्लीट किया है, आधा और करना है फर्स्ट यूनिट को। ठीक है। इसमें हम लोग अपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इन्वायरमेंट में पहला यूनिट जो है बिजनेस इन्वायरमेंट का, उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और दोस्तों, कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आए कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो दोस्तों, जो पहला हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है बेसिकली, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है। एक मिनट। कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, देखिए। बिजनेस फॉर्म एक ओपन सिस्टम है। इसको इतने जो आप भी हैं यहाँ पे रहते, मतलब कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं और आपको इन्वायरमेंट से ही क्या मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं। उसी प्रकार से एक बिजनेस को या एक फॉर्म को उसके रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, उसके इन्वायरमेंट से मिलते हैं। और वो जो अपने गुड्स और सर्विसेज हैं उसको भी वो कहाँ सप्लाई करता है, इन्वायरमेंट में। मतलब इन्वायरमेंट से टेक भी करता है और इन्वायरमेंट लेता भी इन्वायरमेंट से और इन्वायरमेंट को देता भी है। कहने का मतलब है, सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी से आप रिसोर्सेज लोगे और सोसाइटी को रिसोर्सेज दोगे भी। अलग अलग लेवल होते हैं इन्वायरमेंटल फोर्सेस के। कुछ क्लोज होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, जबकि कुछ एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो नेशनल लेवल से रिलेटेड हो सकता है, रीजनल लेवल से रिलेटेड हो सकता है, और इंटरनेशनल लेवल से। ये जितने भी आपके इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है या एक तरह का थ्रेट प्रोवाइड करता है, खतरा प्रोवाइड करता है बिजनेस कम्युनिटी को। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रयास करता है कि वो जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज क्या है मौजूद हैं, उन मौजूद मौक़ों को या उन मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ को क्या किया जाए, अच्छे तरीके से ग्रैब किया जाए, ग्रैस्प किया जाए। और साथ ही साथ जो भी खतरे आएंगे उनको फेस किया जाए, दैट एमर्ज फ्रॉम बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि एमर्ज हो रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट से। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट चेंज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कह रहा है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, बाहरी वातावरण को बदल तो नहीं सकता है, लेकिन हाँ रिएक्ट केवल कर सकता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चाह कर भी एक बिजनेस फॉर्म क्या नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को। हाँ, उस पर रिएक्ट जरूर कर सकता है, उसके लिए अपने आप को बचा सकता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, नियंत्रित नहीं कर सकते हो। दे चेंज देयर इंटरनल बिजनेस कंपोनेंट टू ग्रैस्प द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज। अगर उनको अपने एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को क्या करना है, ग्रैस्प करना है, ग्रैब करना है, तो उनको क्या करना होगा, सिंपल सा बात है कि उनको अपना एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए इंटरनल इन्वायरमेंट को या इंटरनल जो भी आपके बिजनेस कंपोनेंट्स हैं उनको चेंज करना होगा। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल थ्रेट्स को फेस करना होगा, उनका सामना करना होगा, जो भी खतरे आ रहे हैं आपके सामने बिजनेस इन्वायरमेंट में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करो, एनालाइज करो। आप उस बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करो, एनालाइज करो। सर्वाइव करने के लिए और सक्सेस पाने के लिए, बिजनेस फॉर अ बिजनेस इन इट्स इंडस्ट्री, अपने इंडस्ट्री में बिजनेस के सक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि आपके सामने कौन से थ्रेट्स आ रहे हैं, आपके सामने कौन से अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको आप ग्रैस्प करके फास्टर मूवर एडवांटेज ले सकते हो। एक बिजनेस फर्म को ह्यूमन रिसोर्सेज मिलता है, कैपिटल मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है, रॉ मटेरियल्स मिलता है अपने समाज से। ये फॉलो करता है गवर्नमेंट के रूल्स को, सरकार के नियम कायदों को फॉलो करता है, सामाजिक जो भी नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स, उनको फॉलो करता है, साथ ही साथ कल्चरल वैल्यूज को फॉलो करता है, रीजनल ट्रीटी को फॉलो करता है, ग्लोबल अलाइनमेंट को फॉलो करता है, इकोनॉमिक रूल्स को फॉलो करता है, टैक्स पॉलिसी जो सरकार ने बनाया है उसको फॉलो करता है। इस वजह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक एंटिटी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, चेंजेस के हिसाब से अपने आप को क्या कर ले रहा है, डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर ले रहा है, अपने आप को उससे अडाप्ट कर ले रहा है। अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट द बिजनेस फर्म अडाप्ट इटसेल्फ, दैट्स व्हाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ डायनेमिक एंटिटी। सो क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक एंटिटी है। ठीक है। तो आप सिंपल सा बताना कि बिजनेस डायनेमिक एंटिटी इस वजह से है क्योंकि ये डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है। कैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है, जो कि डायनेमिक है, चेंजेबल है।
जिसमें कि चेंजेस आते रहते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। एक मिनट। सो हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें पहला आपका आता है इंटरनल इन्वायरमेंट। अब ये इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? देखिए, इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट को एक बिजनेस फर्म चाहे तो क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, कंट्रोल कर सकता है। अलग अलग इंटरनल फोर्सेस क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है, या एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसके अंदर में क्या होता है, आपका जो बिजनेस का कंट्रोल है, जो कि बिजनेस के कंट्रोल के विद इन है। कहने का मतलब है वो फैक्टर्स, वो कंपोनेंट्स जो कि बिजनेस के कंट्रोल के विद इन है या उसके बिजनेस ऑपरेशन के अंदर है, दैट इज योर इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि उसके ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस करता है, जिसको वो कंट्रोल कर सकता है, जो कि जिसको वो क्या कर सकता है, एक तरीके से कंट्रोल कर सकता है, चाहकर उसमें कुछ परिवर्तन ला सकता है। वैल्यू सिस्टम, इट इज द एथिकल बिलीफ। ये एथिकल बिलीफ है कि जो इसमें इंटरनल इन्वायरमेंट का पहला पॉइंट है वैल्यू सिस्टम। ये एक एथिकल बिलीफ है कि जो दैट गाइड्स द बिजनेस टुवर्ड्स अचीविंग इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। वैल्यू सिस्टम एक एथिकल बिलीफ है जो कि क्या करता है, बिजनेस को गाइड करता है उसके मिशन और उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। वैल्यू सिस्टम में सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो कि एक बिजनेस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। बीआरएफ, ठीक है, एक बीआरएफ आपका इससे पहले इसके बाद आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पार्ट 1 आएगा, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पार्ट 2 आएगा। तो उस दौरान आप बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक अलग से सब्जेक्ट होगा, उसके बारे में जानोगे। उसका वीडियो भी है मेरे पास हमारे चैनल पे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्लाइमेट वर्क प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव्स। द विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी बिजनेस का, वो किससे रिलेटेड होता है? उस बिजनेस से रिलेटेड होता है, मतलब उस बिजनेस के वांट से रिलेटेड होता है कि वो बिजनेस चाहता क्या है अचीव करना, ठीक है, फ्यूचर में। और यही रीजन है कि बिजनेस एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ड्यू टू विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव अ बिजनेस एग्जिस्ट। विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव की वजह से ही एक बिजनेस क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, स्टैब्लिश किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये आउटलाइन करता है, ये बताता है कि कैसे एक्टिविटीज को डायरेक्ट करना है, अधीन रखना है ऑर्गेनाइजेशन के विद इन गोल्स को अचीव करने के लिए। इसमें इंक्लूड होता है रूल्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके अलॉन्ग, मतलब कि अलॉन्ग विथ हाउ, जिसके साथ की टास्क जो होंगे वो डेलीगेट होंगे, और कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होगा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर किस तरीके से इंफॉर्मेशन को फ्लो कराया जाएगा, किस तरीके से टास्क को डेलीगेट किया जाएगा, मतलब एक दूसरे के बीच में बांटा जाएगा, ये पूरा चीज आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में होता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कर सकता है, बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। इट मीन्स कि ये क्या है, आपका इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो पहला क्या था, वैल्यू सिस्टम। दूसरा क्या था, विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। विजन मिशन ऑब्जेक्टिव यानी कि वैल्यू सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और नेशनल कल्चर को कंट्रोल कर सकता है, वर्क प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है, मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर सकता है। विजन मिशन ऑब्जेक्टिव इन सबको कंट्रोल कर सकता है, या इन सबको खुद वो तय करता है। और नेशनल स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल कर सकता है, यानी कि जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, इन सबको या सबके सब कंट्रोल के विद इन होते हैं, बिजनेस के कंट्रोल के विद इन होते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर, देखिए ये सबसे पावरफुल सिस्टम है शेयर्ड नॉर्म्स का एंड एटीट्यूड दैट वर्क एज अ होमोजेनाइजिंग फैक्टर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज एंड गेट्स अप्रोप्रिएटेड बाय देम। कॉर्पोरेट कल्चर क्या बोलता है, सिंपल सा आपका, कि ये एक पावरफुल सिस्टम है शेयर्ड नॉर्म्स का और एटीट्यूड्स का, वो भाव जो कि दैट वर्क एज अ, जो कि एक तरीके से होमोजेनाइजिंग फैक्टर का काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, और उसके थ्रू वो क्या होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं, जो कि उनके द्वारा, जो कि उनसे या फिर गेट्स अप्रोप्रिएटेड बाय देम, जो कि उनको उचित लगता है। ह्यूमन रिसोर्सेज सारे एम्प्लॉयज को फॉर्म करता है, या फिर मानव संसाधन, ये सारे एम्प्लॉयज इसमें आ जाते हैं। और अदर पर्सनल एसोसिएटेड जो होते हैं, बिजनेस से जुड़े होते हैं, वो सारे के सारे लोग ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाते हैं। पर्सनल मीन्स कर्मचारी। ये फॉर्म करता है सबसे वैल्यूएबल एसेट ऑर्गेनाइजेशन का, एज सक्सेस ऑफ और फेल्योर डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है या उसका जो फेल्योर है, वो उसकी ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड करता है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, पांचों की पांचों चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें क्या थी आपकी, बेसिकली इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा थी। यानी कि इन सबको एक बिजनेस फर्म चाहे तो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, चाहे तो क्या कंट्रोल करता है। अगली बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में। ये वो फैक्टर्स होते हैं जिसको कि बिजनेस चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये बिजनेस के जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं और उनके सुपरविजन लिमिट के। एक्सटर्नल कंपोनेंट क्या करता है, बिजनेस के इन्वायरमेंट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है,
और इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पहला माइक्रो और दूसरा मैक्रो। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो इन्वायरमेंट जो होता है बिजनेस इन द इज द बिजनेस इमीडिएट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो इमीडिएट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो माइक्रो होता है। दैट इन्फ्लुएंसेस इट्स परफॉर्मेंस, जो कि उसके परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है और उसका डायरेक्ट बियरिंग होता है फर्म के रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन पे। जैसे कि आपके कस्टमर हो गए, जैसे कि आपके सप्लायर्स हो गए, ठीक है। तो ये सब आपके माइक्रो इन्वायरमेंट का हिस्सा है, कस्टमर, सप्लायर, प्रोड्यूसर्स। इट इंक्लूड्स फैक्टर आउटसाइड ऑफ बिजनेस कंट्रोल। ये वो उन फैक्टर्स को कंट्रोल करता है जो कि बिजनेस के कंट्रोल के आउटसाइड हैं, लेकिन इन्हें एनालाइज किया जा सकता है और इन पे वर्क किया जा सकता है बाय मैनेजिंग द बिजनेस। कैसे? तो बिजनेस को मैनेज करके और किसी बिजनेस लॉस को प्रिवेंट करके। अगला है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या कहता है? पेस्टल, शॉर्ट फॉर्म है पेस्टल। पेस्टल, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इन्वायरमेंटल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल और ई फॉर इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल। मैक्रो इन्वायरमेंट में आपका पेस्टल आता है। देखिए मैक्रो इन्वायरमेंट जो है ये इंक्लूड करता है रिमोट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जो भी एक्सटेंट है इन्फ्लुएंस का, जो भी एक दायरा है इन्फ्लुएंस का, द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ माइक्रो एलिमेंट कैन हैव ऑन बिजनेस इज सिग्निफिकेंट एज दे यूजुअली अफेक्ट द इंडस्ट्री एज होल। होता क्या है कि मैक्रो इन्वायरमेंट पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, किसी एक बिजनेस को नहीं। माइक्रो एक बिजनेस को करता है, बट मैक्रो पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। इसलिए माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा अंतर है। माइक्रो जो होता है बेसिकली एक फर्म को, पर्टिकुलर फर्म को अफेक्ट करेगा, बट मैक्रो इन्वायरमेंट जो होगा ये पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। जैसे कि कोविड आया तो कोविड के दौरान पूरी इंडस्ट्री क्या हुई? अफेक्ट हुई। दैट्स वाई ये क्या था? आपका मैक्रो इन्वायरमेंट था। माइक्रो इन्वायरमेंट में किसी किसी इंडस्ट्रीज को इसका भुगतान भुगतने को मिला, मतलब कुछ ऐसा हुआ फिलहाल, जैसे कि अभी फिलहाल है तो समझिए कि कुछ इंडस्ट्रीज को अभी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन का। कुछ को फायदा होता है, मतलब कहने का मतलब है माइक्रो अभी चल रहा है। लेकिन जब कोविड का सिचुएशन था तो सारे इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुए थे। दैट्स वाई ड्यूरिंग दैट टाइम द इन्वायरमेंट दैट अफेक्टेड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज एक्चुअली योर मैक्रो इन्वायरमेंट। अगला बात करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए अगर बात करते हैं महत्व, इसका महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का, तो पहला आता है प्लान फॉर लॉन्ग टर्म। एक साउंड नॉलेज जो है, एक अच्छा खासा जो नॉलेज है बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, ये क्या करता है? मदद करता है कंपनी का उसके फायदों को, उसके एडवांटेजेस को पता लगाने में, उसके लिमिटेशंस को पता लगाने में, जिससे कि आसान हो जाता है बेटर पोजिशनिंग को चूज करना और मार्केट में स्टे किए रहना लंबे समय तक। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेंड्स, समय समय पर एनालाइज करने से क्या होता है, ये कंपनी जो है वो आइडेंटिफाई करती है और कॉन्सिक्वेंटली नए नए अपॉर्चुनिटीज को क्या करती है? एक्सप्लोर करती है, बेटर परफॉर्मेंस आइडियाज को एक्सप्लोर करती है। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक फैक्टर है दैट अपॉन आइडेंटिफाइंग, जो कि आइडेंटिफाई करने पर क्या देता है? एक तरीके से इनिशिएशन देता है, ठीक है, एक तरह से इनिशिएशन देता है बिजनेस को, बिजनेस वेंचर को, और एड्स द डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। और ये यूँ कहें तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो बिजनेस हैं, उनके डेवलपमेंट में एक तरीके से हेल्प करता है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर देंगे तो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस का एक तरीके से हेल्प होगा, उसके डेवलपमेंट में हेल्प होगा। अगला बात करते हैं आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब जानते हो? खतरा। तो देखिए अगर हम लोग पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें टू द बिजनेस, तो ये एक अनदर रीजन है जिस वजह से कंपनी को अपने इन्वायरमेंट को वॉच करना पड़ता है। थ्रेट्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसके पास इतना क्षमता होता है, जिसके पास इतना पोटेंशियल होता है कि वो क्या कर सकता है? बिजनेस को हर्ट कर सकता है। स्टीयरिंग क्लियर ऑफ एनी पॉसिबल थ्रेट्स, किसी पॉसिबल थ्रेट्स के स्टीयरिंग को क्लियर करने से। देखिए अब इसका जो आप पढ़े सभी आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेंड्स, इसमें अच्छा खासा एग्जाम्पल नोकिया का 49.9% इसका वॉपिंग चला था नोकिया का। एंड आफ्टर दैट कुछ चेंजेस आए, जिन चेंजेस को नोकिया अडाप्ट नहीं कर पाया, उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ा। सो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेंड्स का एक अच्छा खासा एग्जांपल है कि नोकिया का जो वॉपिंग था वो 49.9% था, वो घट कर एकदम शून्य हो गया था, एकदम खत्म हो गया था। किस वजह से? तो क्योंकि उन्होंने ठीक तरीके से इन्वायरमेंट को एनालाइज नहीं किया, अपॉर्चुनिटीज को, ट्रेंड्स को एनालाइज नहीं। आइडेंटिफाई थ्रेट्स बताई दिए कि अगर आप किसी पॉसिबल थ्रेट्स को अच्छी तरीके से स्टीयरिंग उसका क्लियर रखोगे तो ये कंपनी के सर्वाइवल के लिए जरूरी होगा। स्टेइंग अपडेटेड एंड अडॉप्टिंग टू टर्बुलेंट स्टेट ऑफ ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट एक कंपनी को ग्रांट करता है बेटर फ्लेक्सिबिलिटी में। कहने का मतलब है कि अगर आप अपडेटेड रहोगे तो कोई भी चेंजेस आएंगे तुरंत उस पर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लोगे।
तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए बिजनेस में। अनएक्सपेक्टेड थ्रेट भी जो हैं वो आएंगे तो आप उसका सामना कर लोगे अगर आपके बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है तो। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके बाद कंप्लीट। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। इकोनॉमिक सिस्टम ये एक ऐसा मीन्स होता है जिसके थ्रू कंट्रीज और गवर्नमेंट्स अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को ट्रेड करते हैं। दे आर यूज टू कंट्रोल द 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनका यूज, इकोनॉमिक सिस्टम का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए। लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फिजिकल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इन एवरीडे टर्म्स ये जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं इसमें आपके एम्प्लॉयज आते हैं एंड मनी आता है। अ कंपनी हैज इट, जो उसकी कंपनी के पास होता है उसके डिस्पोजल पे, एज वेल एज एक्सेस टू एंटरप्रेन्योर्स द पीपल हु वांट टू रन कंपनी। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स के एक्सेस होता है, वो लोग जो कि चाहते हैं कंपनीज को चलाना और अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, वो कहलाते हैं एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर नहीं, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। ये पहला आपका इकोनॉमिक सिस्टम है। देखिए जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम है ना, बेसिकली ये पहले के समय हुआ करता था, नाम से लग रहा है ट्रेडिशनल है। तो ट्राइबल विलेज जो है ये यूज किया करते थे पहले के समय में। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि ग्रुप के कल्चर पे बेस्ड होता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, ट्रेडिशन पे और नीड्स पर बेस्ड होता है। किसी भी तरह का जरूरत और डिजायर नहीं होता है प्रॉफिट्स बनाने का यहाँ पे, मतलब कि कोई जरूरत नहीं होता कि प्रॉफिट ही कमाए। कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं होता है ट्रेडिशनल इकोनॉमी में, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज बार्टर किए जाते हैं, मतलब एक तरीके से सीसी इकोनॉमी होती है। द हंटर ट्रेड सम ऑफ देयर कैच फॉर अदर फूड, क्लोथिंग और गुड्स। हंटर क्या करते हैं, अपने कुछ कुछ जो शिकार किए हुए चीजें हैं उनको ट्रेड करते हैं फूड, क्लोथिंग और गुड्स के लिए। ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जो आंसर होता है अधिकतर इकोनॉमिक क्वेश्चन का, वो सर्वाइवल से दिया जाता है, नीड से दिया जाता है, अवेलेबल रिसोर्सेज से दिया जाता है और क्लाइमेट से दिया जाता है। सो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का प्रॉफिट का चाहत नहीं होता है बनाने का। अगला है प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम। प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम ये जो एक ऐसा इकोनॉमी होता है जो कि बिल्ट और स्ट्रक्चर किया जाता है किसी सेंट्रल पावर अथॉरिटी के अराउंड, जहाँ की वेयर दैट अथॉरिटी मेक्स ऑल डिसीजन, जहाँ की वही अथॉरिटी सारे डिसीजंस लेता है। कम्युनिज्म इस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। सेंट्रल पावर गवर्नमेंट का हो सकता है, स्मॉल गवर्निंग बॉडी का हो सकता है या सिंगल किसी इंडिविजुअल का हो सकता है। फर्क नहीं पड़ता है कि व्हाट फॉर्म द सेंट्रल पावर टेक, कि कौन सा फॉर्म सेंट्रल पावर का ले रहा है। दे मेक द रूल्स, मतलब जो सेंट्रल पावर है वही क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी ये अपोजिट होता है प्लान्ड इकोनॉमी के। मार्केट इकोनॉमी में जो लोग हैं वो तय करते हैं खुद कि कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करना है। वो अप चूज कर सकते हैं फ्रॉम होम दे बाय, चूज कर सकते हैं कहाँ से वो खरीदेंगे, किसके लिए खरीदेंगे और क्या बिजनेस वो ऑन करेंगे और ऑपरेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना या फिर एंटरप्रेन्योर बनना एंड स्टार्ट योर ऑन कंपनी, आप ये करने के लिए फ्री हो। एक मार्केट इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्टिक या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, जो कि कैपिटलिज्म पे रिलाइज करता है। तो ये मत बोलना कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं बताएं, मार्केट इकोनॉमी ही आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। फ्री इंटरप्राइज एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। सोशल इकोनॉमिक सिस्टम एक इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कि बेसिक इंडस्ट्रीज कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट ऑन करता है या फिर प्राइवेट सेक्टर विथ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल, जिसके साथ एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। सोशलिस्ट जो होता है वो क्रिटिकल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और यूटिलिटीज, इन सबको कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका चाइना है। स्मॉलर बिजनेसेस एंड दोस कंसिडर लेस क्रिटिकल सच एज रिटेल मे बी प्राइवेटली ऑन टू वेरिंग डिग्रीज। द स्टेट ऑल्सो डिटरमाइन द गोल ऑफ बिजनेस, द प्राइसेज एंड द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड द राइट ऑफ वर्कर्स। सोशलिस्ट कंट्रीज जो होते हैं ये आमतौर पर अपने सिटीजन्स को हाई लेवल ऑफ सर्विसेज देती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मतलब बेरोजगारी भत्ता। देन डू मोस्ट कैपिटलिस्ट कंट्रीज, जो कि अधिकतर जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होता या कैपिटलिस्ट कंट्रीज में नहीं होता है, जिससे कि टैक्सेस और अनएम्प्लॉयड में ऑल्सो भी हायर इन सोशलिस्ट कंट्रीज। और आप जानते भी हो कि किसी भी चीज़ का अगर ज़्यादा किसी को बेनिफिट देने लगा जाता है तो उस चीज़ में उसी चीज़ की क्या हो जाती है, किल्लत हो जाती है। तो बेरोजगारी भत्ता देने की वजह से लोग क्या सोचते हैं कि क्या ही रोजगार करें जब बेरोजगार होकर हमें इतना सारा फायदा मिल रहा है। एंड दैट्स वाई कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में बेरोजगारी और टैक्सेस हाई होते हैं। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा भारत देश इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है। प्योर कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म आर एक्सट्रीम्स, रियल वर्ल्ड इकोनॉमीज फॉल समवेयर बिटवीन टू। रियल वर्ल्ड इकोनॉमी इन दोनों के बीच में आता है। यूएस इकोनॉमी लीन्स टुवर्ड्स प्योर कैपिटलिज्म बट इट यूजेस गवर्नमेंट पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
यूएस इकोनॉमी प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है अगर कहा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि यूएस इकोनॉमी में गवर्नमेंट पॉलिसीज का यूज किया जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या ग्रोथ लाने के लिए, स्मॉलर फर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। गवर्नमेंट हैज पास लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट ने क्या पास किया है, लेजिस्लेशन पास किया है जिसके लिए दैट द जियांट्स compete फेयरली अगेंस्ट वीकर कंपटीटर, क्योंकि बेचारे वो स्मॉल कॉम्पिटिटर बड़े कॉम्पिटिटर से कैसे लड़ेंगे, ठीक है। तो इंडिया, स्वीडन और यूके ये कुछ आपके मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के कंट्रीज हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, दैट इज दे यूज मोर देन वन इकोनॉमिक सिस्टम। कहने का मतलब है कि इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये एक से अधिक इकोनॉमिक सिस्टम का यूज करता है। कभी कभी गवर्नमेंट जो होता है बेसिकली सोशलिस्ट होता है और ऑन करता है बेसिक इंडस्ट्रीज को, और बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं वो प्राइवेट चलाते हैं। जैसे कि रेलवे है, रेलवे अभी जाके प्राइवेटाइज हो रहा है, वैसे तो हुआ नहीं है, लॉजिकल तरीके से कहा तो नहीं हुआ है, बस डिपार्टमेंट नहीं हुआ है, कुछ कुछ रेल्स हुए हैं, तो डिपार्टमेंट को नहीं कर सकते, रेलवे डिपार्टमेंट या फिर रेलवे जो मिनिस्ट्री है वही मतलब प्राइवेटाइज हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ रेल्स हैं जो कि प्राइवेट चल रहे हैं, ठीक है। रेल मिनिस्ट्री अभी भी किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, तो एक तरीके से सोशलिस्ट है। और बाकी जितने भी हैं ट्रक्स हैं, बसेज हैं, इनमें कुछ कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का भी रहता है और कुछ कुछ प्राइवेट बसेज भी चलती हैं जैसे कि आपकी, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिकली। अब बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब देखिए जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये जो सिस्टम है ये मैनेज करता है फंड का फ्लो लोगों के बीच में, लोगों के बीच में कहने का मतलब है हाउस होल्ड सेविंग ऑफ द कंट्री एंड द वंस हु मे इन्वेस्ट, जैसे कि आपका इन्वेस्टर और बिजनेस, इन दोनों के बीच में जो फंड का फ्लो है उसको मैनेज करता है कौन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। किस लिए, तो दोनों पार्टीज के भलाई के लिए। फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर ब्लड ऑफ बिजनेस कहा जाता है इसको, ब्लड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक और बिजनेस ऑफ अ कंट्री में। सिस्टम एंड इफेक्टिव फ्लो इज नीडेड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए तो उसके लिए सिस्टम होना चाहिए कि इफेक्टिव फ्लो होना चाहिए। यूज फॉर बिजनेस कंसर्न, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हैज डेवलप्ड कंस्टेंटली। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो लगातार क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है टू इन्फ्यूज द न्यू ब्लड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जिससे कि ये नया जो ब्लड है, नया जो फाइनेंस है वो क्या करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्फ्यूज करे देश के। पहला आता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो ये आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। अगेन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी फर्दर क्लासिफाइड है कॉमर्शियल बैंक्स में और कोऑपरेटिव बैंक्स में। दो मेजर कैटेगरीज नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के हैं आपके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ डील करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ डील करता है। फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में बांटते हैं। कैपिटल मार्केट ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म होता है इफेक्टिव और एफिशिएंट ट्रांसफर के लिए मनी कैपिटल के फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो कि शॉर्ट टर्म फंड के बोरोविंग या फिर लेंडिंग के लिए होता है। मनी मार्केट फर्दर डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मार्केट, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर, बिल मार्केट। अब अगला है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें आपका शेयर्स आ जाता है, डिबेंचर्स आ जाता है, बॉन्ड्स आ जाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो इसमें आपका बेसिकली क्या आ जाता है, फंड बेस, फी बेस्ड सर्विसेज आ जाते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम बताता है, फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज आर रिलेटेड टू फंड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि जो फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये किससे रिलेटेड होते हैं, फंड से रिलेटेड होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। फी बेस्ड सर्विसेज आर नॉट रिलेटेड टू फंड ट्रांसफर। याद रखिएगा फी बेस्ड सर्विसेज रिलेटेड नहीं होते हैं फंड ट्रांसफर से, ठीक है, ये रिलेटेड नहीं होते हैं फी बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज केवल फंड ट्रांसफर से रिलेटेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जैसे कि आपका लीजिंग है, वेंचर है, कैपिटल है, इंश्योरेंस है। फी बेस्ड सर्विसेज फंड ट्रांसफर में नहीं आते हैं। कहने का मतलब है अंडर राइटिंग हुआ, प्रोजेक्ट काउंसलिंग हुआ, मर्चेंट बैंकिंग हुआ, ये सब आपके किस में नहीं आते हैं, फंड ट्रांसफर में नहीं आते हैं, ठीक है। सो होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का ये यूनिट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है।
फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वे के साथ विद नॉलेज वाइडर। और अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। सो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर विद नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से शुक्रिया।